हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सचेंज सर्वर 2019 की कौन-कौन सी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, डेटाबेसेस किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। ये मेरा नेटवर्क डायग्राम है जिसमें एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है और एक एक्सचेंज सर्वर 2019 है। सबसे पहले मैं जिसकी सारी बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी जो इसका वेब कंसोल है उसके थ्रू हो जाती है, और कुछ एडवांस लेवल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इसके जो मैनेजमेंट शेल है उसके अंदर जाके कॉन्फ़िगर की जाती है। सबसे पहले जो इसका यूआरएल है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ जो वेब कंसोल का है। सबसे पहले आप डोमेन नेम लिखेंगे, फिर स्लैश जो जिस यूज़र्स को आपने राइट दिए हैं इसके एडमिन सेंटर के वो लिखेंगे और उसका पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से एक्सचेंज सर्वर को इंस्टॉल किया जाएगा। अगर आपने वो मिस कर लिए तो आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। एक्सचेंज सर्वर का जो डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होता है उसकी जो लोकेशन होती है वो सी ड्राइव होती है, लेकिन बेहतर ये है कि जो आप डेटाबेसेस बनाएं उसकी लोकेशन डी ड्राइव हो या ई ड्राइव हो, जो भी हो वो रखें, उसको डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे ना रखें। तो यहाँ है कि हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसकी लोकेशन भी चेंज करके देखते हैं। उसके बाद दो चीज़ें होती हैं डेटाबेस के अंदर, एक डेटाबेस होता है, एक उसकी लॉग्स फाइल होती हैं। अगर कभी डेटाबेस करप्ट हो जाए उसको रिकवर करने के लिए लॉग्स फाइल्स की ज़रूरत होती है, तो उसकी भी लोकेशन जो होती है वो भी आप डिफरेंट रखें, ताकि अगर कभी आपका डेटाबेस करप्ट हो जाए तो उसको रिकवर करने के लिए आपके पास लॉग्स मौजूद हों। तो यहाँ पे मैं दो फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, एक डेटाबेस के नाम से, एक लॉग्स के नाम से, और एक हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। और इसी लोकेशन जो मैंने डी ड्राइव की लोकेशन दी है वो सिलेक्ट करते हुए हम डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं। ब्राउज़ पे क्लिक करके आप सर्वर देंगे। एक्सचेंज सर्वर मल्टीपल भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है। अगर आपका बहुत बड़ा एनवायरनमेंट है आप तो मल्टीपल एक्सचेंज सर्वर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हम आगे चल के दूसरी वीडियोस में इस टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे कि किस तरह से मल्टीपल एक्सचेंज को क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डेटाबेस फाइल पाथ है और एक डेट लॉग फ़ोल्डर पाथ है। तो जो फाइल पाथ है, जो मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया था डी के अंदर डेटाबेस के नाम से, वो वाली लोकेशन में दे दूँगा। और जो लॉग्स फ़ोल्डर पाथ है उसके अंदर मैंने जो लॉग्स का फ़ोल्डर बनाया था ड्राइव में, वो वाली लोकेशन दे दूँगा। ये सारे देने के बाद मैं सेव पे क्लिक कर दूँगा, ताकि मेरा डेटाबेस बन के ऑटोमेटिकली माउंट भी हो जाए। वार्निंग वार्निंग को भी हम अवॉइड करते हैं और इसको ओके कर देते हैं और सेव कर देते हैं। अब मैंने जो लोकेशन दी है मैं लोकेशन पे जा देख लेता हूँ। ये लॉग्स की लोकेशन है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लॉग्स भी क्रिएट हो गए हैं। और जो मेरा डेटाबेस की लोकेशन थी उसमें मैं देख लेता हूँ, तो मेरा एक ED.EDB के नाम से डेटाबेस भी क्रिएट हो गई है। फर्दर और मैं देख लेता हूँ कि इसमें कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है जो मुझे करनी है।
उसके बाद मैं मेल फ्लो के अंदर जाता हूँ और अपना जो डोमेन है, जो जिस डोमेन से मेरे पास ईमेल्स आनी है या जिस डोमेन से मैंने ईमेल सेंड करनी है, उसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो ए टैक के नाम से जो मेरा डोमेन है, ए टैक इंटरप्राइजेस के नाम से, मैं उसका नेम डालूँगा पूरा, जो डोमेन नेम है, और उसको सेव करा लूँगा, ताकि इस डोमेन एक्सचेंज को ताकि पता लग जाए कि जो ये डोमेन नेम है, इससे इसने ईमेल्स रिसीव भी करनी है और इसी डोमेन से इसने ईमेल सेंड भी करनी है। इसके बाद मैं एक पॉलिसी बना लेता हूँ, जो मतलब किस तरह से जो मैं ईमेल एड्रेसेस क्रिएट करूँगा उसकी क्या पॉलिसी होगी। इसके बाद में जो मैंने अभी एक्सेप्टेड डोमेन बनाया था उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। बेसिकली ये ईमेल पॉलिसी ये है कि जब मैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम रखूँगा तो मेरे ईमेल एड्रेस में वही शो होगा, बीच में स्पेस बार हट के डॉट लग जाएगा। जैसे मेरा नेम अमजद अली है तो अमजद डॉट अली मेरा ईमेल एड्रेस क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे वो बता भी रहा है कि जो आपने फॉर्मेट रखा है वो कौन सा फॉर्मेट है। अगर आप कोई कस्टमाइज़ फॉर्मेट देना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे ईमेल एड्रेस में डॉट ना लगे, अमजद अली आ जाए विदाउट स्पेस के, तो आप इस तरह से भी कस्टमाइज़ इसका रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जब ये रख दिया है तो जब आप ईमेल एड्रेस बनाने जाएंगे तो इसी नेम से बनेंगे। ईमेल एड्रेस के दौरान भी आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने डॉट लगाना है, नहीं लगाना है, डैश लगाना है, अंडरस्कोर लगाना है, जो भी आपने लगाना है वो ईमेल एड्रेसेस जब आप क्रिएट कर रहे होंगे तो उस दौरान भी कर सकते हैं। उसके बाद पॉलिसी बनाने के बाद आपने इसको अप्लाई कर लेना है। जैसे आप देख सकते हैं मेरी ईमेल पॉलिसी जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। मैं इसको फर्दर ऑन चेंजिंग भी कर सकता हूँ, कुछ और पॉलिसीज़ भी बना सकता हूँ। एक्सचेंज सर्वर के अंदर मल्टीपल डोमेन्स भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा डोमेन है तो आप उनको भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने एक्सचेंज सर्वर में। मेरे पास फ़िलहाल अभी एक ही डोमेन है, तो मैं ए टैग इंटरप्राइजेस के नाम से, तो फिलहाल मैंने एक ही डोमेन जो है अभी अपने एक्सचेंज सर्वर में रजिस्टर्ड किया है। पॉलिसीज़ की जो प्रायोरिटी होती है वो लोएस्ट जो होती है वो नीचे होगी, यानी कि सबसे पहले हाईएस्ट जो होगी नंबर्स के हिसाब से उन पे जो आपकी रिक्वेस्ट है उस पे जाएगी, उसके बाद लोएस्ट के ऊपर जाएगी। अब मेल बॉक्स में जाके मैं एक मेल बॉक्स क्रिएट करके देखता हूँ जो मैंने पॉलिसी लगाई है वो प्रॉपर अप्लाई हो रही है। अभी जो ईमेल एड्रेस क्रिएट हो रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं वो at.local के नाम से क्रिएट हो रहे हैं, जबकि मेरा जो डोमेन है वो atachenterprises.com है। तो उसको भी फर्दर आगे चल के देख लेंगे कि किस तरह से उसको कॉन्फ़िगर किया जाए। यहाँ पे जो ब्राउज़ डेटाबेसेस है, अगर आप ब्राउज़ डेटाबेस पे क्लिक करके अपनी जो न्यूली क्रिएट डेटाबेस है उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो जितने भी जो ईमेल एड्रेसेस हैं वो आपके बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटाबेस क्रिएट हुआ हुआ है सी ड्राइव के अंदर, सारे उसके अंदर जाना शुरू कर देंगे, जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो आप जब भी ईमेल एड्रेस क्रिएट करें तो जो न्यूली क्रिएटेड आपका डेटाबेसेस है या जो आपने डेटाबेस सेकंड क्रिएट किया है डिफ़ॉल्ट से हटा के, आप उसके अंदर अपने सारे मेल बॉक्सेस को क्रिएट करें। ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद मैं एक सेंडिंग कनेक्टर बना लेता हूँ, ताकि जो मेरी ईमेल्स हैं उसकी डिफरेंट वेरिएंट होते हैं सेंड करने के। एक ऑप्शन ये होता है कि डायरेक्टली मैं अपने सर्वर से अपने जो ईमेल्स हैं उनको सेंड करवाऊँ, या दूसरा ऑप्शन होता है कि कोई मेरे पास कोई थर्ड पार्टी एसएमटीपी रिले है, जो ज़्यादातर या तो आपको आईएसपीज़ वाले देते हैं या आपकी जो वेब होस्टिंग है वो वहाँ से भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं डायरेक्टली ईमेल अपनी राउट करा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एसएमटीपी स्टार और कॉस्ट उसकी 1 दे के एक क्रिएट कर लूँगा सेंडिंग कनेक्टर। फर्दर हम देख लेंगे कि किस तरह से अगर कोई हमारी होस्टिंग का जो हमारा एसएमटीपी प्रॉक्सी है उसको किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो वो भी हम देख लेंगे आगे चल के। अभी जो मैं अपनी जो ईमेल सेंड करवा रहा हूँ वो डायरेक्टली अपने पब्लिक आईपी के थ्रू करा रहा हूँ। मेरे पास एक पब्लिक आईपी है जो मेरे एक्सचेंज सर्वर पे कॉन्फ़िगर है,
और डायरेक्टली मैं अपनी ईमेल्स यहाँ से राउट करवा रहा हूँ सेंडिंग के लिए आउटसाइड। लेकिन आगे हम दूसरी वीडियोस में देख लेंगे कि किस तरह से अगर हमारे पास पब्लिक आईपी नहीं है, शेयर्ड आईपी है, तो उसके ऊपर किस तरह से हम ईमेल को राउट करा सकते हैं। तो उसके लिए या तो आपको आईएसपी का एसएमटीपी रिले चाहिए होगा या फिर आपको अपनी होस्टिंग का एसएमटीपी रिले चाहिए होगा। तो वो हम आगे चल के देख लेंगे किस तरह से कॉन्फ़िगर की जाता है। मैंने जो अमजद डॉट अली के नाम से एक यूज़र क्रिएट किया था, मैं उसको लॉगिन करके देख लेता हूँ अपने एक्सचेंज सर्वर पे कि वो सक्सेसफुली लॉगिन हो रहा है। फ़िलहाल जो है मैंने डोमेन नेम इसमें @ के बाद डाल दिया, जबकि मेरा एक्टिव डायरेक्टरी जो है ADE के नाम से है, तो मैं उसी को डाल के लॉगिन करता हूँ। जो इसका जो यूआरएल होता है वो हमारा https://domain_name/owa के नाम से होता है। ये यूआरएल आपने जो है ब्राउज़र के ऊपर डाल के लॉगिन कर सकते हैं अपने यूज़र को। जो भी आपने मेल बॉक्स बनाया होगा वो इसी यूआरएल के थ्रू लॉगिन होंगे। इसके बाद कुछ इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है कि टाइम ज़ोन आपने क्या रखना है, वो सिलेक्ट करने के बाद इसको लॉगिन कर लेना है। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरा जो यूज़र है वो वेब के ऊपर सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। फर्दर ऑन आप इसको आउटलुक के अंदर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या आउटलुक के अलावा अगर आपका कोई और ईमेल क्लाइंट है तो उसके ऊपर भी आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं एक ईमेल अपने आप को एक ईमेल टेस्ट ईमेल करके देख लेता हूँ कि मेरी जो इनसाइट की ईमेल है वो प्रॉपर काम कर रही है नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनसाइड की जो ईमेल्स हैं वो प्रॉपर काम करने लग गई हैं। अब हम टेस्ट कर लेंगे कि आउटसाइड जो हैं जैसे जीमेल, हॉटमेल या दूसरे जो डोमेन्स हैं उनके ऊपर भी ईमेल प्रॉपर जा रही हैं नहीं। अच्छा, अभी मेरी वेब क्लाइंट के ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे सबसे पहले डोमेन नेम डालना पड़ता है, फिर स्लैश डाल के अपना यूज़र नेम लिखना पड़ता है। तो इस चीज़ को भी आप ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है अपने सर्वर के अंदर जाना है, उसके बाद वर्चुअल डायरेक्टरी के अंदर जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको OWA सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाने के बाद आपने ऑथेंटिकेशन में जाना है और यहाँ पे आपने ऑथेंटिकेशन बनानी है कि आया आपने डोमेन नेम अपने लॉगिन यूज़र के अंदर रखना है या नहीं। तो यहाँ पे मैं सिंपली यूज़र नेम ओनली सेलेक्ट करता हूँ और जो मेरा डोमेन है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे बार-बार जो है लॉगिन करने के दौरान अपना डोमेन नेम ना डालना पड़े। ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपने एक दफ़ा जो है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो होती है IIS को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेना है ताकि लॉगिन के दौरान आपको कोई इशू ना आए। ये इसकी एक कमांड है IIS को रीस्टार्ट करने के लिए, IIS रीसेट स्पेस स्लैश रीस्टार्ट। इससे आपकी IIS की जो सर्विस होती है वो रीस्टार्ट हो जाती है।
और उसके बाद हम देख लेंगे कि जो हमें लॉगिन करने के दौरान जो डोमेन नेम डालना पड़ रहा था या अब दोबारा डालना पड़ रहा है या नहीं डालना पड़ रहा। यहाँ आप देख सकते हैं कि अब वो कह रहा है कि सिंपली आपने यूज़र नेम डालना है और डोमेन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं जैसे अपना यूज़र नेम लिखूँगा और इसको लॉगिन कर लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन एक्सचेंज सर्वर की देख लेंगे और ये देख लेंगे कि किस तरह से पॉप कनेक्टर्स को यूज़ किया जाता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।